जो कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करता है, उसके लिए अनिवार्य है कि वह ये घोषणा पत्र दे कि न तो उसने लिंग जांच की है और न ही इसके बारे में किसी को किसी प्रकार की कोई भी सूचना दी है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि क्या गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने वाला व्यक्ति अपना घोषणा पत्र भरता है या नहीं। एक डॉक्टर को एक डिक्लेयर करना है, एक शपथ पत्र देना है, एक वचननामा देना है, जिसमें इस डॉक्टर को कहना है कि मैं अल्ट्रासाउंड करने जा रहा हूँ, मैं सोनोग्राफी करने जा रहा हूँ, लेकिन लड़का लड़की अगर मुझे दिखे भी, मैं समझूँ भी, तो भी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये लिखकर साइन डालना और उसके नीचे अपना डेट भी डालना बहुत ज़रूरी है। पीसीपीएनडीटी कानून में अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की अनुमति दी गई है। यहां यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला व्यक्ति योग्य है या नहीं। आइए जानते हैं कि ये योग्य व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं और उनके लिए किस प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे एमडी रेडियोलॉजिस्ट या डीएमआरडी जिन्होंने ये अल्ट्रासाउंड समझा है, पढ़ा है, उसी को परमिशन है इस मशीन को, इस प्रोब को हाथ लगाने की। मेडिकल जैसे एमबीबीएस, डीजीओ, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, ऐसे लोग हैं जो इस कानून जो इस मशीन को चलाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस अहम किया गया है। अगर एक्सपीरियंस है तो 1 साल का होना ज़रूरी है, अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो 6 महीने का ट्रेनिंग ज़रूरी है और उसके बिना वो उस मशीन को नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए ये कौन इंसान है जिसको ये परमिशन दी गई है, ये देखना ज़रूरी है। जैसे कि हम फील्ड पर देख रहे हैं कि बीएचएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस, एमडी, डीजीओ जो भी है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई सही ढंग का ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट्स बांटे हैं रेडियोलॉजिस्ट ने कि मेरे यहाँ पिछले 1 साल से ये आदमी आ रहा था। तो ये जो आदमी आ रहा था, क्या वो सही में आ रहा था? उसका अटेंडेंस लिखा है वहाँ पर, जबकि हमने देखा है जहाँ पर अटेंडेंस वो बताता है उस साल में वही दूसरी जगह पर कहीं पर डिलीवरीज कंडक्ट कर रहा था या कहीं और गया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे गलत झूठे सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं कि जो गलत है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफाइड इंसान नहीं है। क्वालिफाइड इंसान ही इसे चलाए, ये देखना बहुत अहम बात है। प्रत्येक क्लिनिक पर पीसीपीएनडीटी एक्ट और इसके नियमों की कॉपी का उपलब्ध होना अनिवार्य किया गया है। मरीज के अनुरोध पर उसकी जानकारी के लिए इसकी कॉपी को क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि क्लिनिक में पीसीपीएनडीटी एक्ट और नियमों की कॉपी उपलब्ध होती ही नहीं है। अब क्लिनिक में कानून की पुस्तक की उपलब्धता और इसकी स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कानून का जो पुस्तक है वो 2 होना बहुत ज़रूरी है। एक पब्लिक के लिए आम जगह पर रखा हो, जो आम जनता की लैंग्वेज है। जैसे अगर दिल्ली में है तो हिंदी में होना ज़रूरी है, अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में होना ज़रूरी है, और साथ साथ में उस डॉक्टर के पास एक कानून की पुस्तक होना बहुत अहम है। अगर आप कहीं भी फील्ड में जाके ढूंढना चाहो कि डॉक्टर के पास क्या ये पुस्तक है, तो डॉक्टर हम ही से पूछते हैं कि आप एक कानून की पुस्तक हमको दे दीजिए, कहाँ मिलती है ये पुस्तक। मतलब इस लेवल तक इस कानून को बिल्कुल लाइटली लिया गया है। इसके अलावा ये भी जांच करें, एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर कितनी मशीनें उपयोग में हैं। क्या अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग में होने के बारे में क्लिनिक द्वारा समुचित प्राधिकारी को सूचना दी गई है। क्या अतिरिक्त मशीन को उपयोग में लाने की उसे अनुमति मिली है। क्या पंजीकृत प्रमाण पत्र में क्लिनिक में इस्तेमाल हो रहे अल्ट्रासाउंड मशीनों की संख्या दर्शाई गई है। यदि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक ने किसी प्रकार का बदलाव अपने कर्मचारी, जगह, पता या मशीन में किया है, तो क्या इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी को लिखित रूप में दी है। क्या अल्ट्रासाउंड मशीन को बिना समुचित प्राधिकारी की आज्ञा के क्लिनिक से बाहर ले जाकर इस्तेमाल किया जाता है।
इन्हीं अवहेलनाओं से संबंधित एक केस के बारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता उषा से जानते हैं। ऐसे में ही जब मॉनिटरिंग के समय एक अस्पताल का भारी कानून की अवहेलना की स्थिति सामने उजागर हुई, जिसमें था कि उसका जो स्वीकृति थी अल्ट्रासाउंड मशीन की वो एक ही स्थान पर थी, किसी अन्य स्थान पर मोबाइल की स्वीकृति नहीं थी, लेकिन उस अस्पताल द्वारा उसको मोबाइल की तरह उपयोग किया जा रहा था और एक ही नहीं दो जिलों में उसका उपयोग किया जा रहा था, जिसकी स्वीकृति नहीं उसने सलाहकार समिति द्वारा ली थी और न ही समुचित प्राधिकारी द्वारा। तो इसके बारे में जब जानकारी हम लोगों को हुई तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट्स और पूरी जानकारी हमने समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति को उपलब्ध करवाई। ऐसा पाया गया है कि क्लिनिक द्वारा कानून के अलग अलग प्रावधानों की अवहेलना एक आम बात हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के सिरोही जिले में सामाजिक संस्था की मॉनिटरिंग के दौरान प्रकाश में आया। सलाहकार समिति के समस्त सदस्य जो बैठक में उपस्थित थे उस निरीक्षण में थे। उस क्लिनिक पर बहुत साफ तौर पर पाया गया, जो वहाँ पर कानून की अवहेलना पाई गई कि एक महिला जो वहाँ पर अपना लिंग जांच कराने आई हुई थी और वो बता रही थी कि मैं यहाँ पर मुझे जुकाम हुआ है, पिंडवाड़ा से आई हूँ, उसकी जाँच कराने आई हूँ। जबकि जो व्यक्ति सोनोग्राफी क्लिनिक का संचालन करता है वो डॉक्टर नहीं है, तो उसके पास वो जा ही नहीं सकती थी। एक चीज़। दूसरा सवाल कि उस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर चुका था। उस क्लिनिक पर जो वायलेशंस पाए गए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। उस क्लिनिक पर आउटडोर रजिस्टर मेंटेन नहीं था। उस क्लिनिक को सक्षम या समुचित व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था। उस क्लिनिक पर सोनोग्राफी मशीन के समक्ष पास में और ना ही बाहर लिंग जांच कानूनन अपराध है उसका बोर्ड डिस्प्ले नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों को देख करके सलाहकार समिति और सक्षम प्राधिकारी ने उस क्लिनिक को तुरंत सीज किया। अब जानते हैं कि इन उल्लंघनों के लिए कानून में किस प्रकार के दंड और इसके परिमाण का वर्णन किया गया है। अगर इसने अपनी मशीन जैसे बदल दी, इंसान बदल दिया और जगह बदल दी, ये तीन चीज़ें अगर बदलते हुए उसने रिपोर्ट नहीं किया है विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उसने रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता है तो ही सिर्फ 3 टाइम्स फाइन और 3 महीने का ये है सज़ा है। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि अनरजिस्टर्ड है, नूतनीकरण नहीं करवाया है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है, बोर्ड नहीं लगाया है, फॉर्म नहीं लिख रहा है, डिक्लेरेशन नहीं ले रहा है, कंसेंट नहीं लेता है, गलत इंसान उसको चलाता है, तो उसके खिलाफ में 3 साल की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना और 5 साल के लिए डॉक्टरी रद्द होगी। यही कानून में लिखा है। यदि कोई क्लिनिक जानकारी मालूम होने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस में सुधार नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी केस दर्ज करने तक का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति कानून के हो रहे उल्लंघन के बारे में समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही वह समुचित प्राधिकारी को 15 दिनों का नोटिस भी दे सकता है और उसमें कार्रवाई न होने पर अदालत में जाने की अपनी मंशा जता सकता है। यदि समुचित प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, सीधा अदालत जाकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अपना केस दर्ज करा सकता है। एनजीओ द्वारा केस दर्ज करने का एक ऐसा ही मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रकाश में आया, जहां क्लिनिक द्वारा कानून की लगातार अवहेलना की जा रही थी। तीनों क्लिनिक्स को राष्ट्रीय निगरानी कमेटी के सदस्यों ने ताले लगा दिए, बंद कर दिया और उसके बाद में सीएमएचओ को कहा कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। जब सीएमएचओ ने एनएमआईसी की टीम के द्वारा बताए जाने के बावजूद, कार्रवाई करने के बावजूद, जबकि सीएमएचओ स्वयं भी उस सील और सीज करने में एक पार्टी था, उपस्थित था, उसके बावजूद सीएमएचओ ने उन सीज क्लिनिक्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी। कानून के मुताबिक तो सीएमएचओ को उन सीज क्लिनिक्स के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर करना चाहिए था, पर जब हमने देखा कि वो गंभीर नहीं है तो हमने 15 दिन का नोटिस सीएमएचओ को दिया और कहा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अगर नेशनल मॉनिटरिंग
कमेटी के द्वारा सीज किए गए क्लिनिक्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। जब हमें लगा कि सीएमएचओ ने और कार्रवाई की मांग करेंगे। जब हमें लगा कि सीएमएचओ ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और जो काम सीएमएचओ को करना चाहिए था उसका काम उसने नहीं किया, उसकी जिम्मेवारी का निर्वाह सीएमएचओ ने नहीं किया, तो हमने भीलवाड़ा कोर्ट में आज केस दायर कर दिया है और सीएमएचओ को भी हमने उसमें एक पार्टी बनाया है डॉक्टर के साथ साथ। सवाल ये उठता है कि क्लिनिक द्वारा कानून की अवहेलना का क्या अर्थ है। कानून के प्रावधानों की अनुपालना करने में असमर्थता अपराध में भागीदारी और अपराध को प्रोत्साहन देने की ओर संकेत देता है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सेंटर द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता इस बात की सूचक है कि क्लिनिक द्वारा कानून की अवहेलना की जा रही है। यह एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। पालना कराने के उद्देश्य से कानून में प्रत्येक प्रावधान के उल्लंघन पर दंड निर्धारित किए गए हैं। अब हम एक दूसरे पहलू की बात करते हैं जिससे कानून को असरदार ढंग से लागू करने में मदद मिल सकती है। जिले में बनी सलाहकार समिति को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत अपने कार्य, भूमिका व जिम्मेदारी के प्रति उनको जवाबदेह बनाएं। प्रत्येक जिला और उप जिला स्तर पर 8 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। समिति का गठन समुचित प्राधिकारी को उसके कार्य के निर्वाह करने में मदद पहुंचाने और सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। 8 सदस्यीय सलाहकार समिति में 3 सदस्य मेडिकल क्षेत्र से, 3 सदस्य सामाजिक क्षेत्र से, 1 कानून विशेषज्ञ तथा 1 अधिकारी सूचना एवं प्रसार विभाग से लिया जाता है। मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन और मेडिकल जेनेटिसिस्ट। सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम 1 प्रतिनिधि महिला संगठन का होना अनिवार्य है। सलाहकार समिति को कैसे मजबूत बनाया जाए, आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में सलाहकार समिति के सदस्यों का दोबारा चुनाव किया जाता है। एनजीओ के जो प्रतिनिधि कानून के क्रियान्वयन पर कार्य करना चाहते हैं वे अपनी इच्छा समुचित प्राधिकारी के समक्ष रख सकते हैं। वैसे एनजीओ के प्रतिनिधि जो कि सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं, वे कानून के अमल में अपना योगदान बाहर से दे सकते हैं। ऐसे एनजीओ के प्रतिनिधि सलाहकार समिति की 60 दिनों के अंतराल पर नियमित बैठक कराने में मदद कर सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करा सकते हैं कि सलाहकार समिति के सदस्यों की राय नए पंजीकरण देने या नवीकरण कराने के समय ली जाए। कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को कानून की निगरानी करने का अधिकार दिया है। कानून का उल्लंघन पाए जाने पर क्लिनिक के खिलाफ समुचित प्राधिकारी या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वे अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। जो एनजीओ सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं, वे भी सलाहकार समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। तो एक्ट के क्रियान्वयन पर काम कर रहे एक एनजीओ के प्रतिनिधि से जानते हैं कि ऐसे काम का कितना प्रभाव पड़ता है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन के लगातार प्रयास से बाड़मेर जिले में हम आज 1 साल भर के प्रयास से ये स्थिति देख पा रहे हैं कि बाड़मेर जिले में जो पहले 3 वर्षों से सलाहकार समिति नहीं बनी थी, आज हम देख पा रहे हैं कि वो सलाहकार समिति बन पाई है। सलाहकार समिति जिला स्तर पर और खंड स्तर पर, तीनों स्तर पर सलाहकार समिति बन पाई है और जो सलाहकार समिति के सदस्य हैं उन सदस्यों को भी अपनी भूमिका स्पष्ट हुई है कि उनको क्या सलाहकार समिति के सदस्य के तहत करना है और साथ ही साथ
जो सलाहकार समिति की बैठकें हैं जो 60 दिन के अंतराल में नियमित हो पानी है, वो तीनों स्तर पर आज नियमित हो पा रही हैं। इसके साथ साथ जो सलाहकार समिति को एक्शंस लेने हैं, जिस तरह के चाहे हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन का एक्शन हो या फिर अचानक जाके हॉस्पिटल